हेलो एवरीवन एंड सभी का स्वागत है आपका अपने परिवार कंपटीशन पिंच पर। थोड़े लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रही है और कुछ फिक्स नहीं रहता है मेरा कब क्या करूं, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मन उदास सा हो जाता है। लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूं और एमसीक्यूज ना ला करके मैं पूरी पूरी थ्योरी ले आया हूं। इस थ्योरी में क्या होगा, मैं आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा कम समय में। ठीक है, आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। पूरी क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, तो वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, आप बहुत अच्छा करके आएंगे, यकीन मानिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए, तो हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य करीब आज की डेट से 2300 वर्ष पहले का यह साम्राज्य था। इसकी नींव कैसे पड़ी, क्या कारण थे, वो सारा सस्पेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। बस आप आखिरी तक रुके रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य एम्पायर का जो समय था 322 बीसीई से लेकर के 185 ईसी तक था। प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, या फिर इसको हम पैन इंडियन या फिर पैन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पैन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से सूत्र में बांधा था। समय काल आप याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। इंपॉर्टेंस क्या है कि मौर्य काल में भारत का इतिहास एक स्पष्ट क्रोनोलॉजी मीन्स होता है कालक्रम। क्या होता है? कालक्रम। इसी काल में बेहतरीन प्रशासन, कला और कूटनीति का विकास हुआ। ठीक है, फिर मेजर सोर्सेज आपके यहां पर लिखे हुए हैं। इनको पढ़ने से पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी स्टोरी बताते हैं। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा है या फिर कौटिल्य ने लिखा है। चाणक्य कौन थे? ये थे आपके तक्षशिला के एक शिक्षक थे ये, या फिर ये कहें कि वहां के प्रोफेसर थे, ऐसा कह सकते हैं। वहां के एक साधारण से शिक्षक थे, अभी तक ये साधारण ही थे। क्रोनोलॉजी के साथ हमें चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। राजनीति और प्रशासन पे आपका ये आधारित है अर्थशास्त्र, बट आज की भाषा में देखें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के रूप में हम इसको जानते हैं। फिर मेगास्थनीज इंडिका ने लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा। मौर्य साम्राज्य और पाटलिपुत्र का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई थी। इसके बाद हम जस्ट गुप्त काल को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं बाकी शिलालेखों में, और जूनागढ़ जो कि गुजरात में है आपका, यहां पर कुछ स्रोत मिल जाते हैं। लेकिन बात यह आती है कि जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी स्थापना हुई तो हुई, आखिर कैसे हुई? ठीक है, तो इसके सवाल ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य आया कहां से, आपका? तो आज का जो बिहार है, वर्तमान में बिहार समझेंगे आप बहुत अच्छे से। जो बिहार है, यहाँ पर पहले ये मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इसको हम मगध के नाम से जानते थे। यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, धनानंद। कौन हुआ करता था? धनानंद। किस वंश का था? नंद वंश का था। ठीक है, नंद वंश का था। वहां पर ये हुआ करता था, लेकिन ये जो राजा था, ठीक ठाक राजा था, काफी पैसे वाला राजा था, अमीर था, और थोड़ा सा क्रूर टाइप का था, घमंडी टाइप का था। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहता था। और जो इसके नंदवंश के पतन का कारण बना, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बना, इसका जो घमंड था और जो इसकी क्रूरता थी, यही इसका मुख्य कारण बन गई। क्यों बन गई? इसी समय आपका जो अलेक्जेंडर था, वो उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा था। और इसी समय जो तक्षशिला था आपका, तक्षशिला में जो एक हमारे चाणक्य जी थे, चाणक्य, ये वहां पर एक शिक्षक हुआ करते थे, बट ये एक उच्च कोटि के विद्वान थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम चलते हैं उनके दरबार में, धनानंद के दरबार में चलते हैं और बता देते हैं कि उनको थोड़ा सा आगाह कर देते हैं कि भैया आप अपनी सेना को तैयार कर लो, अलेक्जेंडर आ रहा है। भैया पहुंचे जब हमारे चाणक्य जी, तो एक साधारण ब्राह्मण कैसा हो सकता है? आप बहुत से लोगों आज की डेट में ब्राह्मणों के प्रति लोगों में ऐसी पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं कि वो गेस कर लेते हैं, लंबी सी चोटी और सिर टकला सा, एकदम गंदे वस्त्र। ठीक है, खैर वैसे नहीं थे वो, बट जब उनको देखा कि ये साधारण सा ब्राह्मण क्या बता रहा है, मुझको कौन चुनौती देगा, उसको आ गया घमंड। ठीक है,
जब धनानंद के दरबार में पहुंचा और कहा सिकंदर के खतरे से उनको आगाह किया, तो धनानंद ने वो जो ब्राह्मण था यानी कि जो चाणक्य जी थे, उनकी गरीबी का और उनकी शकल पर मजाक उड़ाते हुए उनको धक्के मार करके अपने दरबार से क्या किया, बाहर कर दिया। ठीक है। और बहुत से ऐसे कथन कहे जो उनको नहीं कहने चाहिए थे, और मतलब तू भीख मांग और ये दुनियादारी जो थी सब कहा। और जब धक्का मार रहे थे तो गिर गए चाणक्य जी। तो उनकी जो शिखा थी, शिखा का मतलब समझते हैं आप लोग, चोटी जिसको कहते हैं, जो चोटी थी वो खुल गई, चोटी थी वो खुल गई। इसी बात से नाराज होकर के जो चाणक्य जी थे, कहा था ये कथन कहा था कि हे धनानंद, जो तूने आज मेरा अपमान किया है, यही अपमान तेरे पूरे नंद वंश का समूल नाश करने के बाद ही मैं इस शिखा को बांधूंगा। ठीक है, तब तक मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा, उसके बाद ही मैं इस शिखा को बांधूंगा। यहीं से आपकी स्थापना हो गई। मौर्य साम्राज्य की पहला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को आगे से। यहां पर आता है प्री मौर्य का जो बैकग्राउंड रहा है, मौर्य की पृष्ठभूमि। जैसे यहां पर लिखा है नंद डायनेस्टी, संस्थापक महापद्मनंद था लेकिन अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद एक क्रूर शासक था जिसने जनता पर भारी टैक्स लगा रखे थे। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, सिकंदर का आक्रमण, जब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर पहला हमला किया, तब मगध का धनानंद का शासन था। सिकंदर के लौटने के बाद पश्चिमोत्तर भारत में पावर वैक्यूम यानी कि सत्ता का खालीपन बन गया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने उनके छोटे राज्यों को आसानी से जीत लिया। और इनके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन था? चाणक्य था। सबसे बड़ा चाणक्य थे, सबसे बड़ा मतलब कारण कौन थे? चाणक्य थे, कि चंद्रगुप्त मौर्य को वहां सत्ता तक पहुंचाना। ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे ये साधारण से बालक थे, कोई इनका राजसी बैकग्राउंड नहीं था। अब एग्जाम ट्रैप समझ लेते हैं, यहां पर बीच बीच में पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सिकंदर का सामना चंद्रगुप्त से नहीं हुआ था, आप याद रखेंगे, जो सिकंदर था इसी समय आपका आया था, बट इनका सामना चंद्रगुप्त से नहीं हुआ था, बल्कि जो पोरस पोरस यानी कि झेलम जो है, झेलम का युद्ध कहा जाता है या फिर बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहा जाता है, यहां पर पोरस का सामना हुआ था। किससे? सिकंदर से। ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आता है फिर आपका, यहां से आपका चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद द्वारा अपने गुरु चाणक्य के अपमान का बदला, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, बहुत सारे नाम हैं इनके, बदला लेने के लिए मैंने आपको कहानी बताई कि बदला कैसे कैसे लिया गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, बट जब जो कौन थे हमारे, वो चाणक्य जी थे, जब उनका अपमान हुआ तो क्या वो अकेले ये सब कर पाते? नहीं कर पाते। तो उन्होंने चुना किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। उनको क्योंकि एक जस्ट एक मोहरा बनाना था। चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जस्ट एक चाणक्य के मोहरे थे। मोहरे 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 का मतलब होता है जिसके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाए, वही होता है। एक दिन इसकी कहानी में मैं आपको बताऊं, जैसे आपके एक चाणक्य जी थे, ये जंगल से गुजर रहे थे, वहां पर कुछ बच्चे थे, वो खेल कूद रहे थे अपना, जिसको हम, हाँ, वहां के जो बच्चे थे, यहां से आप ये समझो कि वहां की जो प्रजा थी, तत्कालीन प्रजा को हम क्या कहते थे? राजकीलम कहते थे। क्या कहते थे? राजकीलम के नाम से हम जानते थे तत्कालीन प्रजा की। वहां की जो प्रजा थी, उनके बच्चे थे, वो खेल कूद रहे थे। एक बच्चा था, वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे और काफी समझदार और न्यायोचित दिख रहा था। मतलब न्याय का मतलब है जो बहुत देखने में ही बुद्धिमान, होनहार बलवान की होश सीखने पात वाला कथन तो आपने सुना ही होगा। तो जब देखा कि ये बच्चा बहुत साधारण सा बैठा हुआ है, तो चाणक्य ने उस बच्चे पर नोटिस किया और उसके पास गए। मतलब उसमें वो तेज, उन्होंने देखा कि हाँ ये बच्चा कुछ है, अच्छा कर सकता है। ठीक है, फिर वहां पर एक शिकारी था। शिकारी से उन्होंने 1000 कर्षण का मतलब होता है बेटा सिक्के, कर्षापण, सॉरी कर्षापण होता है, कर्षण कर्षण कहें या फिर कर्षापण कहें, वो एक ही चीजें होता है। वहां पर जो शिकारी था उसको 1000 सिक्के दे करके उस बालक को खरीद लिया, है ना, उस बालक को खरीद लिया। और वो बालक कौन था? वो बालक और कोई नहीं था, वो बालक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसको काफी शिक्षा दीक्षा दी और एकदम परफेक्ट बना दिया। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ती है और
फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर विजय अभियान तक आते हैं। विजय अभियान से पहले अगर बात करें तो सेल्यूकस निकेटर वगैरह की बहुत सारी कहानियां ऐसी आ जाती हैं जहां पर हम उनको देख पाते हैं। तो कॉन्क्वेस्ट, अगर विजय अभियान की बात करते हैं तो इसने मगध से लेकर उत्तर पश्चिम तक साम्राज्य फैलाया। मगध यानी कि जो आपका बिहार का राज था, और उत्तर पश्चिम के एरिया तक पूरा अपने साम्राज्य को फैला दिया। इसने भारत का प्रथम महान सम्राट कहा गया। महान सम्राट समझते हैं ना, महान सम्राट, भारत का प्रथम महान सम्राट। सेल्यूकस निकेटर ट्रेटी, देखो सेल्यूकस निकेटर की बात आई है तो देखो जो सेल्यूकस निकेटर था कौन, ये आपका जो आपका सेनापति था, किसका, ये सेनापति था, किसका, सिकंदर का सेनापति था। ये जो सिकंदर था वो तो लौट गया, लेकिन उसका सपना पूरा करने के लिए ये भैया जो थे ये रुक गए, यहीं पर रुक क्या गए, ये आ गए, फिर से आ गए लौट के कि हम पूरे कब्जा कर लेंगे और सब कुछ पूरे भारत को हम जीत लेंगे। लेकिन तब वहां पे छोटे और राजा से इनका सामना नहीं पड़ा, इनका सामना हुआ सीधे और सीधे चंद्रगुप्त मौर्य से, जिनको आचार्य चाणक्य ने तैयार किया था। अब बात आई जब युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा धोया है उनको अपने चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उनकी उनकी जो बेटी थी हेलेना, उनकी जो बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन थी, हेलेना, इनकी शादी करनी पड़ी। किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करनी पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करनी पड़ी। भैया शादी कर लिया तो ये दामाद हो गए उनके, और इनके ससुर जी कौन हो गए, इनके ससुर जी हो गए आपके निकेटर साहब, सेल्यूकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि यार उन्हें तो अपनी बेटी हमको दे दी है, तो इनको हम क्या दे सकते हैं, तो बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दे दी कि ससुर जी थोड़ा सा जाएं, है ना, खाली हाथ ना जाए। ट्रीटी अब पढ़ लेते हैं। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से की, जो कार्नेलिया के नाम से भी जानी जाती थी। दहेज में 4 प्रांत दिए, एरिया, आर्कोसिया और जेड्रोसिया जो कि बलूचिस्तान में है, और पैरोपनिसडाई जो कि काबुल में है। या फिर आप सीधा ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान का काफी क्षेत्र इनको देना पड़ा। ठीक है, सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। जो मेगास्थनीज आया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सी ऐसी कहानी बनती है। मेगास्थनीज जब भारत आया तो यहाँ का व्यवस्था देख करके वो थोड़ा सा बैफल हो गया। बैफल होने का मतलब है चकरा गया। यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी कि जो दास थे, या आप हाँ दास, या फिर ये समझो कि यहाँ पे जो दास थे या दास में जो नौकर हुआ करते थे वो मालिक के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। और यहाँ की जो कार्य करने की जो शैली थी, कार्यशैली थी, उस हिसाब से उसको लगा कि भारत में कुल कितने प्रकार के हैं, जितनी शैली थी, 7 शैलियां थी कार्य की। तो उसको लगा कि इसको मेगास्थनीज को लगा कि जो ये शैलियां हैं ये कोई कार्य करने के लिए नहीं है, ये जातियां हैं इनकी। तो उसको जाति के आधार पर 7 वर्गों में बांटा, 7 जातियों में, 7 जातियों में विभाजित करके अपनी बुक इंडिका में लिख दिया। अपनी बुक इंडिका में ऐसा लिख दिया। लेकिन क्या बात सही थी? तो नहीं, ये इसकी भूल थी, ये इसकी भूल थी। और इसने अपनी इंडिका में एक और लिखा कि भारत में, क्योंकि दास जो थे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उसको लगा कि भारत में दास प्रथा जैसी कोई चीज नहीं है। भारत में दास प्रथा जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि दास प्रथा का अंत तो आपको पता होना चाहिए कि 1843 में एलन बरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एलन बरो के द्वारा किया गया था। तो ये तो चलो बात आगे आ जाती है, आगे बताएंगे। बट भारत में दास प्रथा नहीं है ऐसा उसको लगा, जो कि पूरी तरीके से गलत लगा था। ठीक है, चलो अभी जैनिज्म कनेक्शन इसके बारे में देख लेते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वह श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया और वहीं संथारा या संलेखना यानी कि उपवास द्वारा प्राण त्याग देना विधि से शरीर को त्याग दिया था। यहां से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बंद हो गई और बिंदुसार का स्टार्ट हो गया। बिंदुसार नाम, अगर आप थोड़े से क्यूरियस होंगे या फिर कहीं ना कहीं का सुने होंगे बिंदुसार के बारे में, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, क्यों पड़ा, बताइए आप। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहां पर आपको बताते हैं।
पहले इसको पढ़ लेते फिर बता, जहां पर ऐसा कुछ कनेक्शन आएगा वहां पर हम बता देंगे, उस हिसाब से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ग्रीक नेम अगर देखें, यूनानी इसे एमिथ्रोचेट्स या फिर अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहते थे। रिवोल्ट ऑफ टैक्सिलिया, टैक्सिला, इसे समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिन्हें दबाने के लिए उसने अपने बेटे सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा था। सुसीम और अशोक याद रखिएगा, सुसीम को भेजा एंड देन अशोक को भेजा। बात कर लेते हैं अब इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। जो आपका चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त, इसके संरक्षक कौन थे या फिर इनके जो गुरु थे वो कौन थे? इनके गुरु थे चाणक्य। तो चाणक्य को ये डर था, क्योंकि चाणक्य देखो दूरदर्शी आदमी, तो इनको ये डर था कि इन फ्यूचर राजा को जहर देके मारा जा सकता है। तो ऐसी कहानी मानी जाती है, खैर, है ना। तो उनको ये लगा कि अगर राजा को हम अभी से स्टार्टिंग से ही कुछ मिनी डोज दें जहर की, तो कुछ हद तक असर वो नहीं करेगा या फिर कम असर करेगा। तो उनके खाने में बहुत ही लिटिल डोज जहर की दे देते थे। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, माइक्रो डोजिंग जिसको हम कहते हैं, है ना। फिर चलता रहा और एक दिन हुआ क्या, खीर में जब रखी थी, ऐसी कुछ कहानियां हैं, फेमस हैं, बट आप इनको इतना सीरियस नहीं लेंगे। उनकी खीर जो थी उसको उनकी जो क्या बोलते हैं पत्नी थी, दुर्धरा, चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, लिख लेंगे, वैसे पूछा तो नहीं जाता है बट आप लिख लेंगे। चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी कौन थी? दुर्धरा। वो गर्भधारण किए हुए थी, बिंदुसार इनके पेट में था। उन्होंने वो खीर खा लिया और उनको समस्या होने लगी। तभी चंद्रगुप्त ने, कहते हैं कि उनको, उसका जो अपनी वाइफ थी, उनका पेट चीर करके बच्चे को निकाल लिया। खैर कितनी सच्चाई है इसमें। बच्चे को निकाल लिया। जब तक निकाला था बच्चे को, तो जो असर था उस जहर का वो माथे तक पहुंचा था और माथे पे एक हल्का सा ब्लू टाइप का ब्लू पॉइंट बन गया था। ब्लू पॉइंट बन गया था, या फिर ये कह सकते हैं उस जो एक जहर थी, जहर की बूंद का जो सार था वो वहां तक पहुंच गया था। तो बिंदुसार इसी के हिसाब से उसका नाम पड़ गया। अगर आपने ये पहली बार कहानी सुनी है तो कमेंट में ग्रेट लिख दीजिएगा, ठीक है। बिंदुसार ऐसा नाम पड़ गया, ठीक, इसी वजह से उनको हम बिंदुसार कहते हैं, ऐसा कोई बाकी नहीं है। फिर सीरिया के राजा, फॉरेन रिलेशंस के बाद पढ़ लेते हैं। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस भेजा। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी, मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, जिसमें से 2 चीजें पूरी हो गई थी। सीरियाई राजा ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था, बाकी सूखी अंजीर और मीठी शराब जो थी, स्वीट वाइन, ये सब दे दिया था। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय कौन? जो आपका बिंदुसार था, वो अमित्रघात जो था, ये आपका कौन था? ये आजीवक संप्रदाय का एक मानने वाला था उसका। उसके बाद अशोक द ग्रेट आते हैं। क्यों आते हैं अशोक द ग्रेट, आप बताएंगे? चलो इसकी भी कहानी पढ़ेंगे, बट अभी आप इसको पहले हम समझ लेते हैं, अशोक ग्रेट को समझ लेते हैं। लोग कहते हैं, लोग कहते नहीं है, रियलिटी है ये, कि 99 भाइयों का कत्ल किया था बिंदुसार ने, जस्ट किसके लिए? सत्ता पाने के लिए। पढ़ते हैं, जो अब अशोक द ग्रेट का जो शासन था वो 268 से लेकर 232 BCE तक था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट था। बिंदुसार का एक पुत्र और मौर्य वंश का सबसे महान शासक बिंदुसार का पुत्र था एक, और सबसे महान शासक हुआ करता था अशोक ग्रेट, ठीक है। बात ये आती है कि अशोक जो था काफी ग्रेट था और इतना सुंदर भी नहीं था, और महान होने के कारण जो बिंदुसार था इनसे जला करता था। और ऐसा भी कुछ बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अपने 99 भाइयों की इसने हत्या कर दी थी अपनी गद्दी पाने के लिए। फिर आता है कलिंग वॉर, जिसमें अशोका ने, कलिंग आपका कहां पर है? ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है। यहां पर आपका दया नदी, कौन सी? दया नदी तत्काल समय में बहती थी और आज भी बहती है। तो कलिंग युद्ध 268 BC में हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। कारण क्या था? कलिंग हाथियों और व्यापारिक मार्गों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वहां पर इसने आक्रमण कर दिया। कलिंग युद्ध जब हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोग मर गए, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। और जब युद्ध हुआ
तो उसके बाद में वो जब नीचे उतरा तो देखा वहां पर काफी महिलाएं थे, बच्चे थे, वो सब आपस में रो रहे थे। तो वहां पर बहुत बिच्छू एक आया और उसने पूछा अशोक से कि हे राजन, ये तुम्हारी जीत है या हार? ये इतनी बात अशोक को हिट कर गई और उसने उसी समय से सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्यागने का मतलब है उसने धम्म की नीति को अपना लिया। धम्म का मतलब होता है प्रेम और नैतिकता। कहां पर लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। धम्म का मतलब होता है प्रेम एंड नैतिकता। प्रेम और नैतिकता। प्रेम और नैतिकता को अपना लिया और बौद्ध बन गया। क्या बन गया? बौद्ध भिक्षु बन गया। ठीक है। और इसी तरीके से फिर समय बीतता गया और आगे देखेंगे इम्पैक्ट क्या। वो लाखों लोग समय बीतता गया और चल बसे, है ना। खैर, इसको इम्पैक्ट क्या, लाखों लोग मारे गए। इस भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो। उसने भेरी घोष को त्याग कर, भेरी घोष मतलब होता है युद्ध की नीति, और धम्म घोष होता है शांति और नैतिकता की नीति को अपना लिया। जानकारी मिलती है 13वें अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक का धम्म क्या था? यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक मोरल कोड यानी कि नैतिक संहिता थी। बड़ों का आदर, पशु बलि पर रोक, दासों के प्रति दया, यही धम्म था। रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से सीधे बात की थी। जो अशोक ने अपने शिलालेख लिखाए थे, इनकी भाषा प्राकृत थी और जिनकी लिपियां थी वो ब्राह्मी थी। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में पाई गई है, भारत में ब्राह्मी लिपि। अरमाइक और ग्रीक अफगानिस्तान में पाई गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी अभिलेख थे। ठीक है। फिर इसके समय में आपका बौद्धिज्म का बहुत सारा प्रचार हुआ। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। याद रखेंगे, अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त ने दी थी। कलिंग युद्ध के दौरान आपका जो बौद्ध भिक्षु था वो आपका उपगुप्त था। इसने तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सिंबल्स की बात करें तो सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ है, लायन आज का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 शेर पीठ सटाकर बैठे हैं। और उसको एक बार में देखने पर, अगर आप सामने से देखें तो उसमें कुल मिलाकर के 3 शेर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। भारत में पहली बार केंद्रीकृत कल्याणकारी प्रशासन दिखा। वो क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजा सर्वोपरि था, उसकी मदद के लिए मंत्रिपरिषद थी। उस सबसे बड़े अधिकारी को तीर्थ या महापात्र कहा जाता था। कुल 18 तीर्थ हुआ करते थे, याद रखेंगे। और जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ, जिसको हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं, अवंती राष्ट्र उज्जैन के नाम से जानते हैं, और आपका जो प्राची ये आपका पाटलिपुत्र है, और जो कलिंग है आपका तोसली के नाम से हम इसको जानते हैं। ये उनकी, ये मतलब ये जानते नहीं है उनके नाम से, ये प्रोविंस हैं, ये प्रांत हैं, और ये उनकी राजधानियां हैं, याद रखेंगे। उत्तरापथ तक्षशिला, आंखें बंद करेंगे एक बार, पेपर सिर्फ मेरी आवाज को सुनेंगे। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती मतलब अवंती राष्ट्र जो था वो आपका उज्जैन है, और जो प्राची है वो आपका पाटलिपुत्र या फिर तत्कालीन समय का पटना, और कलिंग जो है वो आपका तोसाली कहेंगे, फिर तोसली कहें। ठीक, चलिए। समाहर्ता क्या हुआ करता था? यहाँ पर कुछ मंत्री मतलब ऑफिशियल्स हैं, मंत्रीगण, उनके नाम क्या हुआ करते? समाहर्ता था टैक्स कलेक्टर, राजस्व इकट्ठा करने का काम समाहर्ता करता था। सन्निधाता जो होता था ट्रेजर होता था, यानी कि राजकोषीय अधिकारी होता था। सीताध्यक्ष होता था कृषि विभाग का प्रमुख। ठीक है। और रज्जुक जो होता था वो होता था न्याय राजस्व अधिकारी, यानी कि जिले स्तर का जो आपका, आप ये कह सकते हैं जो सेशंस कोर्ट में आपका जो जिला या फिर सत्र न्यायाधीश जो होता है वो आपका रज्जुक हुआ करता था। स्पाई सिस्टम बहुत ही मजबूत था। गुप्तचरों को गढ़ पुरुष कहते थे, सॉरी गूढ़ पुरुष कहते थे। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। संस्था एक ही जगह रहकर जासूसी करने वाले, और संचार क्या था आपका? घूम घूम कर जासूसी करने वाले। ये स्पाई सिस्टम दो प्रकार में बटा हुआ था। स्पाई सिस्टम कितने प्रकार में बटा हुआ था? 2 प्रकार में बटा हुआ था। एक तो संस्था एक जगह पर, या फिर आप ये कह सकते हैं रॉ, ये आपका रॉ था। और जो आपका ये क्या बोलते हैं संचार, ये सब रॉ के काम करने वाले अधिकारीगण थे। संचार यानी कि एक संचारी या फिर संचार घूम घूम कर जासूसी करते थे। ये या तो आप किसी
राजा के रूप, राजा नहीं मतलब क्या बोलते हैं, मंत्री के रूप में बैठ जाएंगे कहीं पे जाकर के, छात्र बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे, या फिर विश्व कन्या, या फिर पॉइजनस गर्ल्स के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। आर्मी के हिसाब से बात करें, जो मैगजीनीज के अनुसार सेना का प्रबंधन 30 सदस्यीय की सदस्यों की समिति, 6 समितियां होती, टोटल 5 सदस्य, यानी कि 6 पंचे 30 करते थे। इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में आपका टैक्स लगता है, तत्कालीन समय में भी टैक्स लगता था। तो आपकी शराब वगैरह थी, और जितनी उपज है और जितना भी सब कुछ है, टोटल टैक्स तब भी लगता था। एग्रीकल्चर पर मुख्य व्यवसाय था। राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को सीता कहते थे। सीताध्यक्ष भूमि मतलब सीताध्यक्ष। आप इस तरह याद रखेंगे कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था, तो सीता का मतलब धरती से हो जाएगा। ठीक है। टैक्स सिस्टम उपज का 1/6 से 1/4 भाग बाघा कहलाता था। माफ करिएगा, भाग, भागा तो इंग्लिश में हो सकता है, और जो भाग 1/4 भाग भाग के रूप में लिया जाता था। नगद टैक्स को हिरण्य कहते थे। नगद, अगर आप भूमि, अगर लैंड का टैक्स आ रहा है, अगर लैंड का टैक्स आ रहा है तो वो हम भाग के नाम से जानते थे, BHAG, ये भाग के नाम से जानते थे। या फिर अगर उसको नगद मिल रहा है, नगद नगद टैक्स आ रहा है, तो उसको हम हिरण्य के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? हिरण्य कहते थे। कॉइन सिस्टम मौर्य काल में राजकोषीय मुद्रा पण या करपाषण, सॉरी करशापण, ठीक है, चांदी के पंचमार्क हुआ करते थे। पंचमार्क होता है आहत सिक्के। आहत सिक्के मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उसको हिट करके बनाया जाता था, उस पर कुछ ना कुछ उभरा सा कुछ आकृति बना दी जाती थी। सोसाइटी और रिलीजियस साम्राज्य हमारा कैसा था, इसको फटाफट से पढ़ेंगे। मैगजीनीज ने भारतीय समाज की जाति के बजाय कर्म के आधार पर 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक को सभासद में बांट दिया। उसने कहा भारत में दास प्रथा नहीं है, जो कि गलत था। चाणक्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। वुमेन्स स्टेटस, स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल से बेहतर थी। वे अंगरक्षिका और गुप्तचर, विष कन्या का कार्य भी करती थी। विधवा विवाह मान्य था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, या फिर कला और साहित्य की बात, स्थापत्य की बात कर लें, इस काल में पहली बार इमारतों में लकड़ी की जगह पत्थरों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया? कि जो समय के साथ पहले के जो राजा थे वो लकड़ी पर ही लिखते वगैरह थे, तो समय के साथ सड़ जाती थी या फिर आग लगने से नष्ट हो जाता था, तो उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया, और इसी समय जो अभिलेख वगैरह हैं लिखे गए। इस काल में पहली बार इमारतों में लकड़ी की जगह पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। स्तूप, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। पिलर्स, स्तंभ कहे जाते हैं ये। अशोक ने स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। ये एकास्मक मोनोथिलिक है। एकास्मक का मतलब या फिर मोनोथिलिक का मतलब होता है इनको कहीं अलग से जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक समूचे पत्थर को काट काट करके ही तराश करके बना दिया गया। अत्यधिक पॉलिशदार हैं। केव आर्किटेक्चर या फिर गुफा स्थापत्य, भारत में गुफाएं काट कर भवन बनाने की शुरुआत अशोक ने की थी। बिहार की बराबर की पहाड़ियों में से अशोक ने आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। सुदामा, कर्ण चौपट, लोमस ऋषि, ये आपका आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर आपका आ जाता है डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, पतन के कारण। अशोक की मृत्यु के बाद 232 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। क्या होने लगा? साम्राज्य कमजोर होने लगा, और 1885 BCE में समाप्त हो गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अशोक के बाद कमजोर और अयोग्य अधिकारी है। आप ये बताएंगे जो बृहद्रथ था, चलो आता है वो अभी बताते हैं। अशोक के बाद कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। सेना और प्रशासन पर अत्यधिक खर्च और दान देने से आर्थिक संकट आ गया। प्रांतों और अधिकारियों का अत्याचारी शासन हुआ। एग्जाम ट्रैप क्या है? कुछ इतिहासकार अशोक को शांतिवादी नीति को कारण मानते हैं, लेकिन अशोक ने सेना भंग नहीं की थी। द एंड ये है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। जब वो कहते हैं कि जब वो अपनी आर्मी में घूम रहा था, तभी वहीं पर उसने तलवार निकाली और सर धड़ से अलग कर दिया 1885 BCE में। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम ट्रिक्स एंड कंफ्यूजन पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। कंफ्यूजन 1 ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम ये दोनों अलग अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, और जो चंद्रगुप्त प्रथम था ये गुप्त वंश का था। अलग अलग हैं। मौर्य 320 BCE के, और जो गुप्त वंश था ये आपका 300 AD के हैं, यानी कि 600 साल का अंतर है। 300 देखो, 300 आ रहा है, 300 BC एंड 300 AD।
एडी। ये आपका चंद्रगुप्त गुप्त वाला है, गुप्त साम्राज्य वाला, और ये आपका मौर्य वाला है। कंफ्यूजन 2 ये है कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था जबकि गुप्त साम्राज्य विकेंद्रीकृत था। ये क्या था? ये इसमें कोई सेंट्रलाइज नहीं था, बल्कि ये क्या था? एक सेंट्रलाइज पावर थी। कंफ्यूजन 3 है सेंड्रोकोट्स यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। इसकी पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रिक फॉर ऑफिशियल, समाहर्ता होता है समेट ले जो, समेटने वाला। कलेक्टर होता है, सन्निधाता होता है, सन्निधाता धन, धा से धन यानी कि ट्रेजर, कोषाध्यक्ष। चलो भैया रिवीजन कर लेते हैं कुछ यहाँ पर 50 टॉप 50 वन लाइनर फैक्ट दिए हैं, एंड देन उसके बाद टॉप 20 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज हैं वो भी सिंपल नहीं, पीवाईक्यू वाले। तो ये आपके पीवाईक्यू वाले देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये आपके वन लाइनर है। ठीक है, हाँ जी। जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। थोड़ी स्पीड भाग रहे पढ़ेंगे, थ्योरी हम पूरी अच्छे से पढ़ चुके हैं। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। अर्थशास्त्र का विषय राजनीति और लोक प्रशासन था। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसका राजपूत था? राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त ने प्राण कहाँ त्यागे? तो श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में, संलेखना विधि के द्वारा। अमित्रघात किसे कहा जाता था? बिंदुसार को। बिंदुसार किस संप्रदाय का था? तो आजीवक संप्रदाय का। सीरियाई राजदूत डायमिकस किसके दरबार से आया था? बिंदुसार। और यहाँ से 3 चीजें मंगवाई थी। देवानाम प्रिय, देवताओं को प्यारा किसकी उपाधि थी? अशोक की। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। और अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो उपगुप्त ने किया था। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अशोक ने अभिलेखों की खोज किसने की? पैंथेलर ने की थी 1750 में, और जेम्स प्रिंसेप ने 1887 में पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाई ग्रीक। अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो पड़ थी, और जो कृषि विभाग का अध्यक्ष था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। टैक्स वसूलने वाला अधिकारी समाहर्ता, समेट लेता था हर चीज को। और मौर्य प्रशासन में जासूसों को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे। बराबर की गुफाएं बिहार में हैं, जो कि आजीविकों के लिए बनाई गई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की है। फिर आते हैं सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीनगर कश्मीर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, जिसमें राजतरंगिणी जो कि बुक है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है। मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। सरकारी भूमि को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि आदिव मात्रक कहते थे, याद रखेंगे इसको। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो 7 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों से में मिलता है? मास्की और गुर्जर अभिलेख में आपको देखने को मिल जाता है। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा और अशोक की पत्नी का नाम था दुर्धरा, जिनकी मृत्यु जहरीली खीर खाने से हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम सेंड्रोकोट्स था। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसाली थी। रूप दर्शक कौन था? सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी आपका रूप दर्शक होता था। कौन होता था? रूप दर्शक होता था। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? तो ललित पाटन बसाया था। धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। धर्म महापात्र जो धर्म के को देखें, मतलब है ना, महापात्र महामात्र होते हैं जो उनकी देखरेख करें।
अशोक ने स्तंभ किस पत्थर से? तो चुनार के बलुआ लाल पत्थर से। मौर्य काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? सुवर्ण कहते थे। फिर आ जाता है आपका प्रांतों में के प्रशासक को क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? वो बोध गया से की थी। अशोक ने किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की? तो पहले शिलालेख में की थी। मौर्य साम्राज्य में न्यायालय कितने प्रकार के थे? तो कंटक शोधन और धर्म स्थायी धर्म स्थीय धर्म स्थीय मतलब। वृहद्रथ की हत्या हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। और ये जो है आपका ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, टीसीएस का खास करके। पीवाईक्यू सेक्शन में आ जाते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? यूपी पुलिस और में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका विष्णुगुप्त था। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें बताई गई थी, जैसे 7 वर्ग में भारतीय समाज है और भारत में आपकी और समितियां बताई गई थी, सब कुछ है इसमें। ठीक है। फिर अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अब लेख पढ़ना यानी कि प्रिंस राजकुमार का काम है, तो जेम्स प्रिंसेप। ट्रिक वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। एक 13 का शुभ नंबर माना जाता है और कलिंग युद्ध भी भयंकर रक्तपात वाला है, तो आपका 13वां शिलालेख उससे रिलेट कर पाएंगे आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुजारे। भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए और संलेखना विधि के द्वारा प्रणता गए। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता था? तो बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता क्या था? तो राजस्व से समेटता था वो। अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? तो आपका मास्की और गुर्जर। बाकी अभिलेखों में उसे देवानंप्रिय, प्रियदर्शी या फिर देवताओं का प्यारा कहा गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, याद रखेंगे। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यानी कि ये बिहार पीसीएस एंड यूपी पीसीएस दोनों में पूछा गया है, जो कि इंडिका ने लिखा है, मतलब इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था, याद रखेंगे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, यहीं के आपके चाणक्य हुआ करते थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसकी हत्या 1885 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 1885 नहीं, मतलब 185 ईसा पूर्व ने की थी। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला में अमात्यों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकोषीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय वो होती थी सीता। राज्य के सीधे नियंत्रण वाली खेती जो कि भूमि को सीता कहा जाता था। निम्नलिखित में से सैंड्रो कोट सैनिक चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है? तो आपको जस्टिन में किया गया है। ठीक है, जस्टिन ने किया है, मतलब ग्रीक लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था, याद रखेंगे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किस में मिलता है? तो आपका देवनाम प्रिय की उपाधि से ये देखने को मिल जाता है। देवताओं का प्यारा उपाधि दिखाती है कि उसका देवताओं में भी विश्वास कायम था। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था? तो समाहर्ता, वही चीज है। सन्निधाता खजांची था और समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर था। वीडियो कैसी लगी है प्लीज एक बार बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार मोटिवेट जरूर करेंगे मुझको। ठीक है, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन रहने वाला है भाई, प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन हाई होगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाऊंगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम लिंक वगैरह जिसकी लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे मतलब। ठीक है,
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में गुप्त साम्राज्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।